बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। सुरवशी जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी कार्यालय में, चाहे वो कार्यालय सरकारी कार्यालय हो, अर्ध सरकारी कार्यालय हो, गैर सरकारी कार्यालय हो, व्यावसायिक कार्यालय हो, कहीं भी हम कार्य आरंभ करते हैं तो उसके पहले हमें सबसे पहले प्रारूप लेखन समझ में आना चाहिए। और प्रारूप के अंतर्गत हमने 2 तासिकाएं आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी। उसके उपरांत हम ये देखने का प्रयास करने हैं कि किस प्रकार से आगे चल करके अन्य लेखन की भी बातें सामने आती हैं। जैसे हमने एक बात आपसे कही थी कि प्रारूपण के बाद टिप्पणी लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रारूपण के बाद टिप्पणी लिखना, और टिप्पणी में क्या क्या आता है इसको लेकर के हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, टिप्पणी को ही टिप्पणी कहा जाता है। जो अंग्रेजी के नोटिंग इस शब्द का अनुवाद है, या यूं कहेंगे कि अंग्रेजी के नोटिंग शब्द का हिंदी पारिभाषिक पर्याय है। और इस कारण टिप्पणी को अत्यंत अधिक महत्व दिया जाता है। आरंभ करते हैं। देखिए, टिप्पणी लेखन क्या होता है? कार्यालय में पत्रों के निपटान के लिए समय समय पर जो अभ्युक्तियां लिखी जाती हैं, अभ्युक्ति मतलब रिमार्क्स, जो रिमार्क्स लिखे जाते हैं उसको नोटिंग या टिप्पणी कहा जाता है। नोटिंग या टिप्पणी कहा जाता है। और कार्यालय में उसके कार्य संबंधित अनेक पत्र आते होते हैं। ज्यों ही किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है, उसकी कार्रवाई का एक सिलसिला आरंभ हो जाता है। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे उसमें बहुत सारे चरण आ जाते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि उस पत्र का अंतिम निपटान नहीं हो जाता। यानी जब तक उस पत्र का पत्रोत्तर नहीं दिया जाता तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। अनेक चरण इस प्रक्रिया के चलते रहते हैं। अब इसी बीच किसी भी पत्र को निपटान करने के लिए उस पर लिपिक से लेकर के सचिव तक जो उच्चाधिकारी है, उनकी संक्षिप्त और कभी कभी विस्तृत मंतव्य लिखा जाता है। उसी को टिप्पणी कहा जाता है। अब समझिए थोड़ी देर के लिए कि कोई एक पत्र किसी की ओर से भेजा गया है और उस पत्र को निपटान अच्छी तरह से करना है तो किस प्रकार किया जाएगा। मतलब समझिए कि कोई एक पत्र आया है आपके हाथ में, लेकिन उस पत्र का क्या करना है यह उच्चाधिकारी जब तक आपको नहीं बताएगा तब तक आपको इस बात का पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से उसका उत्तर देना है। तो देखिए कि इसके उपरांत देखिए हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि टिप्पणी क्या होता है। मैं टिप्पणी को फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके PDF नोट्स आपको मिल गए हैं, शायद वो आपने पढ़े होंगे। अब थोड़ा सा समझने की बात हम करेंगे उसमें। देखिए, हिंदी में जो टिप्पणी शब्द प्रयोग होता है
वह अंग्रेजी के नोटिंग इसका हिंदी पर्याय है। यानी जो पारिभाषिक शब्द पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, वह अंग्रेजी के नोटिंग के लिए पर्यायी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, टिप्पण। ज्यों ही किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है, त्यों ही उस कार्य का मतलब उस पत्र पर कार्यवाही का एक सिलसिला, एक श्रृंखला शुरू हो जाती है और वो तब तक चलती रहती है। वो कार्यवाही तब तक चलती रहती है जब तक कि उस पत्र का उत्तर देने का पूरा निपटारा न हो जाए, पूरा निपटान न हो जाए। पत्र के यानी जितने भी पत्र होते हैं, उस पत्र पर सामान्य क्लर्क से लेकर के, सामान्य लिपिक से लेकर के उच्चाधिकारी सचिव तक, अगर हम महाविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई भी पत्र आ जाएगा तो उस पर लिपिक नहीं, प्राचार्य उस पर नोटिंग लिखेगा कि इस पत्र का उत्तर इसने देना है, अमुक ने देना है, तमुक ने देना है। और जो उस पर समय समय पर अभ्युक्तियां लिखी जाती है, रिमार्क्स लिखे जाते हैं, और उन रिमार्क्स को ही, उन अभ्युक्तियों को ही टिप्पण कहा जाता है। और टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी उसका प्रतिफल रूप है। टिप्पणी लिखने पर, टिप्पण लिखने की प्रक्रिया, टिप्पणी हो गई। जैसे ये हम कहेंगे कि टिप्पण का टिप्पणी यह भाववाचक नाम है कहेंगे, तो टिप्पण एक प्रक्रिया है और टिप्पणी एक नाम है, एक संज्ञा है। अब देखिए कि टिप्पण क्यों लिखा जाता है, इसके कारण क्या है। ध्यान रहे, मैंने इससे पूर्व भी आपसे कार्यालयीन कार्यविधि की प्रक्रिया में बहुत सी बातें कही थी और उन बातों में अलग अलग चरण आपको इस कार्यविधि के समझ में आएंगे। और उसमें जब भी कोई पत्र आता है किसी ओर से, किसी कार्यालय की ओर से, तो उस पत्र का जो निपटारा करना है, उस पत्र का उत्तर जो देना है, उस पत्र के उत्तर देने के लिए उच्चाधिकारी, उस कार्यालय का जो उच्चाधिकारी होता है, उस लिफाफे को फोड़ने के पश्चात, उस पत्र को देखने के पश्चात, उस पत्र के बाईं ओर के हाशिए में लिख देता है कि इसका उत्तर अमुक अमुक ने देना है। इस पत्र का उत्तर या उस पत्र के उत्तर के लिए सामग्री आपको अमुक अमुक से प्राप्त होने वाली है, तो इस प्रकार से वह लिख देता है। वह वो जो रिमार्क होता है, वो जो अभ्युक्ति होती है, उसी को टिप्पण कहा जाता है। कभी कभी ये टिप्पण 2-3 शब्दों का, एक वाक्य का, 2 वाक्य का, 3 वाक्य का, बड़ा भी हो सकता है, छोटे से लेकर के बड़ा भी हो सकता है। और उसमें उस व्यक्ति जिसने ये रिमार्क किया है, जिसने ये अभ्युक्ति लिखी है, उसके हस्ताक्षर होने अत्यंत आवश्यक है। तो देखते हैं हम टिप्पण के सामान्य सिद्धांत क्या है। टिप्पण के सामान्य सिद्धांत जो विषयानुरूप, तर्क संगत एवं प्रभावी टिप्पण प्रस्तुतकर्ता के बुद्धि वैभव, विवेक एवं मानसिक क्षमता को द्योतित करता है। और मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि जब भी मैं भारत संचार निगम लिमिटेड के कार्यालय में व्याख्यान के लिए जाता हूँ, या फिर किसी बैंक, या फिर किसी यूँ कहेंगे कि जीवन बीमा निगम लिमिटेड के कार्यालय में जाता हूँ, तो वहाँ जो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रतियोगिता टिप्पण लिखने की है। मतलब टिप्पण में क्या होता है कि उसमें विषयानुकूल कितना अच्छा कौन लिख सकता है, तर्कसंगतता उसमें होनी चाहिए, उसमें प्रभावी टिप्पण लिखना हो, मतलब प्रस्तुतकर्ता जो टिप्पण लिखता है उसके बुद्धि वैभव को दर्शाता है, वह उसके विवेक को दर्शाता है, उसकी मानसिक क्षमता को द्योतित करता है। और टिप्पण लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब टिप्पण अगर 2-3 शब्दों का हो, जैसे अवलोकनार्थ प्रस्तुत, काम हो जाएगा। और कोई पत्र, समझिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से कोई पत्र हिंदी विभाग के लिए आए, तो हमारे प्रधानाचार्य क्या लिखेंगे, हिंदी विभाग देखें, हिंदी विभाग इस पत्र का अवलोकन करें, इस प्रकार लेकर के वो हस्ताक्षर करेंगे। अब हिंदी विभाग मतलब मैं नहीं हूँ, मेरी जगह कोई और भी हो सकता है। मैं मतलब देखिए, यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु वह पद महत्वपूर्ण है जिस पद पर ये लोग काम करते हैं, अन्य लोग। तो पहली बात उसमें है ध्यान देने योग्य
टिप्पण सदैव टिप्पण के लिए निर्धारित कागज पर ही लिखा जाना चाहिए। उसका एक विशिष्ट कागज होता है। समझिए कोई पत्र आया, उस पत्र पर भी एक एक छोटा सा टिप्पण लिख सकते नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ जोड़ करके दूसरे कागज पर टिप्पण लिखना चाहिए, यानी अगर टिप्पण बहुत बड़ा हो तो। दूसरी बात ये कही है कि यदि टिप्पण किसी सरकारी कागज पर लिखना हो तो टिप्पण लिखने से पहले उसके पत्र संख्या, दिनांक तथा पत्र व्यवहार का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। मतलब जिस पत्र पर आप टिप्पण लिख रहे हैं उस पत्र का क्रमांक, मतलब पत्र संख्या हम जिसे कहते हैं, चाहे वो सरकारी पत्र हो या अर्ध सरकारी पत्र हो, उस पत्र की संख्या लिखनी चाहिए। वह पत्र किस दिनांक से वहां से निकला, किस दिनांक को आपको पहुंचा, इन सभी बातों का एक जायजा आपको लेना बहुत जरूरी होता है। और उस पत्र व्यवहार का उल्लेख होना चाहिए, उसके पहले क्या किस प्रकार का संदर्भ इस पत्र के लिए आया था उसको दिखना अवश्य चाहिए। फिर तीसरी बात है कि टिप्पण सदैव विषयानुरूप होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए। अवान्तर विषयों की बातों का उसमें समावेश नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, इससे पहले ये कही गई थी बात कि जब भी हम कोई कार्यालयीन पत्र लिख रहे हैं या कुछ भी कार्यालयीन काम कर रहे हैं तो उसमें कभी भी कहीं भी दुरुक्ति होनी नहीं चाहिए, विरुक्ति नहीं होनी चाहिए। उसके उपरांत कहीं भी व्यंजना और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कहीं मुहावरे नहीं होने चाहिए, कहीं लोकोक्तियां नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? जैसे शब्द वैसे के वैसे प्रयुक्त होने वाले, जिसका एक ही अर्थ प्रतीत हो, एक से ज्यादा अर्थ प्रतीत होने वाले पत्र को पत्र नहीं माना जा सकता। कार्यालयीन कामकाज में उसका कोई महत्व नहीं देखा जाता। इसलिए यह जरूरी है कि टिप्पण सदैव विषयानुकूल होना चाहिए। अवान्तर मतलब अन्य विषयों का उसमें समावेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इससे न केवल व्यर्थ का विस्तार, मतलब इससे क्या होगा, अवान्तर विषय अगर उसमें आएंगे तो विषय का केवल विस्तार ही नहीं होगा, अपितु मुख्य बात अस्पष्ट रहेगी। जिस बात के लिए यह टिप्पण लिखा जा रहा है, जिस पत्र के उत्तर के लिए, प्रारूप के लिए उत्तर लिखा जा रहा है, वो मुख्य अस्पष्ट रह जाएगी। लेकिन जो बात स्पष्ट है, जिसका जितने कम शब्दों में प्रयोग कर उत्तर लिखना चाहिए उतना ही लिखें, उससे ज्यादा नहीं। चौथी बात यह कही गई है कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी विषय पर पत्र जिस क्रम से प्राप्त हुए हों, मतलब संदर्भ होते हैं, एक ही विषय पर अनेक पत्र 1-2 हफ्ते के अंतराल से प्राप्त होते हैं। तो पहला पत्र पहली जगह, दूसरा पत्र दूसरी जगह, तीसरा पत्र तीसरी जगह, बिल्कुल उसी प्रकार से उस पर टिप्पण लिखना चाहिए और उसी क्रम से फाइल में लगाना चाहिए। मतलब पुराना पत्र सबसे पीछे, नया पत्र उससे आगे, नया पत्र उससे आगे, उससे नया पत्र उससे आगे, इस प्रकार से फाइल उसकी करनी चाहिए या संचयिका उसकी करनी चाहिए और उस संचयिका के अनुसार उसका टिप्पण यहाँ लिखना चाहिए। मतलब जिस जिस मिसिल फाइल या संचिका में जो पत्राचार वाला भाग है उसमें वो क्रम से लगाए जाएं और क्रम से ही उस पर टिप्पणी लिखी जाए, टिप्पण लिखा जाए। एक विषय पर एक ही टिप्पण लिखना उचित होता है। हो सकता है कि एक पत्र में 2-3 विषय आए हों, एक पत्र में ही 2-3 विषयों का जिक्र हुआ हो, तो आपको ये चाहिए कि प्रत्येक विषय का अलग से टिप्पण लिखें। इतना ही नहीं, आगे देखें, हम ये कहते हैं, 5वीं बात यहाँ कही गई है कि जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो सके वहां तक टिप्पण संक्षिप्त होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए। अगर टिप्पण ज्यादा यानी शब्द स्फीति अधिक हो गई, शब्द ज्यादा प्रयुक्त किए गए तो मुख्य विषय क्या है ये समझने में अस्पष्टता निर्माण हो जाएगी, संदिग्धता निर्माण हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक संभव हो टिप्पण संक्षिप्त ही रहे। छठी बात, यदि टिप्पण बहुत बड़ा भी हो जाए तो उसे अनुच्छेद के अनुसार विभाजित करना चाहिए। मतलब 4 पंक्तियों का एक अनुच्छेद, 6 पंक्तियों का एक अनुच्छेद, 3 पंक्तियों का एक अनुच्छेद,
इस प्रकार से उसमें अलग अलग अनुच्छेद रखें और पहले अनुच्छेद को छोड़ करके दूसरे अनुच्छेद से क्रम लगाएं। दूसरे अनुच्छेद के पहले 2 आंकड़ा लिखें, तीसरे अनुच्छेद से पहले 3 आंकड़ा लिखें। इस प्रकार से क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे अनुच्छेद के पहले वो आंकड़े क्रमशः लिखें। लेकिन पहले अनुच्छेद को आंकड़ा नहीं लिखना है, ध्यान रहे, नियम है ये। यानी टिप्पण अगर बहुत बड़ा हो तो उसको भी सुव्यवस्थित रूप से एक ही परिच्छेद में बहुत ज्यादा न लिखते हुए उसके अलग अलग परिच्छेद कीजिए, अलग अलग अनुच्छेद कीजिए और पहले अनुच्छेद को छोड़ करके दूसरे से लेकर के अंतिम अनुच्छेद तक क्रमशः उसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आंकड़े हो आंकड़े दें, संख्या दें। लेकिन पहले अनुच्छेद को संख्या नहीं देनी है, आंकड़े नहीं देने हैं, ध्यान रहे। इसके उपरांत 7वीं बात यह कह गई है कि टिप्पण में सर्वप्रथम विचारणीय विषय अथवा वाद के विषय का उल्लेख होना चाहिए। ये टिप्पण इस वाद विवाद के विषय को या इस विषय को लेकर के लिखा गया है। और अंत में जब टिप्पण पूर्ण हो जाता है तो अंत में सुझाव देना चाहिए कि इस पर यह कार्रवाई हो, ये इस पर निपटान के लिए, मतलब इस पत्र का उत्तर देते समय इस टिप्पण का ये प्रयोग करें। और बहुत बार मैंने ये देखा है कार्यालयीन कामकाज में अधिकतर अत्यंत संक्षिप्त टिप्पण होते हैं, ज्यादा नोटिंग नहीं होते। संक्षिप्त टिप्पण होने के कारण उसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग होता है और अगर ज्यादा शब्द आ जाते हैं तो लगभग ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि उससे संदिग्धता बढ़ सकती है। फिर भी अगर अनेक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, बहुत ज्यादा लिखना पड़े टिप्पण के रूप में, तो उसको अलग अलग अनुच्छेदों में विभाजित कीजिए। पहले अनुच्छेद को कोई संख्या नहीं होगी, दूसरे से लेकर के अंतिम तक उस प्रकार की क्रमशः संख्या दी जाएगी। विषय, ध्यान रहे, विषय को वहां अधोरेखित करें। जिस प्रकार से पत्र के प्रारूप में हमने कहा था कि विषय के उपरांत तो कोलन और डैश दे करके जो आप लिखते हैं वो अगर छाप रहे हैं तो वो गाढ़े अक्षरों में होना चाहिए, इसको हम मराठी में ठड़क अक्षर कहते हैं। लेकिन अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो उसे कम से कम अधोरेखित तो करना चाहिए ताकि पढ़ने वाले व्यक्ति का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो कि ये मूल बात क्या है, ये विषय क्या है। इसी प्रकार से टिप्पण में सर्वप्रथम उस विषय का उल्लेख होना चाहिए और फिर उसके अंत में जब आप टिप्पण पूरा कर लेते हैं, उस टिप्पण में अंत में उस पत्र के निपटान के बारे में कोई सुझाव देने चाहिए। मराठी में सल्ला, सुझाव, हिंदी में परामर्श। तो ये परामर्श, ये सुझाव, ये सल्ले किस प्रकार देने चाहिए ये भी आपको ध्यान में आना चाहिए। उसके उपरांत हम देखते हैं कि 8वीं बात ये यहाँ कही गई है कि टिप्पण लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि पहले से दिए गए टिप्पणों की पुनरावृत्ति न हो। मतलब बहुत बार क्या होता है कि कार्यालयीन कामकाज करते समय कल जो टिप्पणी दी वही टिप्पणी आज आप भी दे रहे हैं, उसी विषय पर दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो इसमें हर बार अलग टिप्पणी होनी चाहिए, अलग शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और जहां तक हो सके पुनरावृत्ति न हो टिप्पणी की। मतलब एक ही बार, देखिए हम कथा उपन्यास वगैरह में पढ़ते हैं तो उसमें एक बात को कितनी बार भी कहा जाए हम वो आनंद से स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि उसमें लक्षणा व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग होता है। लेकिन केवल अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग कार्यालयीन लेखन में होता है, इसलिए उसमें कभी भी पुनरावृत्ति न हो। एक बार जो कह दिया सो कह दिया, फिर दूसरी बात कहिए। 9वीं बात ये कहा गया कि टिप्पणी लिखते समय हमेशा सदैव सरल, स्पष्ट और संयत भाषा का प्रयोग करें। सरल भाषा का प्रयोग हो, उसमें स्पष्ट भाषा का प्रयोग हो, संयमित या संयत भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भ्रमात्मक भाषा का प्रयोग नहीं हो, मतलब अधिक अर्थ बताने वाली, भ्रम निर्माण करने वाली भाषा का उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और 10वीं बात ये कही गई है कि टिप्पण लिखते समय संबद्ध फाइल, जिसको हम संचयिका कहते हैं,
संचयिका के क्रमांक का या उसके टाइटल का उल्लेख होना चाहिए। देखिए, अगर कोई फाइल बना के रखी है, उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, ये जो फाइल है इसको हमने टाइटल क्या दी थी, वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय में छपी हुई है, लेकिन इसमें हमने क्या लिखा है, हिंदी सिलेबस। तो हिंदी सिलेबस की ये फाइल है, कब की है, 2017 के आगे की है, उसके पहले की नहीं, मतलब 2017, 18, 19, 20। ये जो इसमें सारे सिलेबस उसके हैं, जो आपके बीकॉम के भी हैं, बीएससी के भी हैं, बीए के भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि टिप्पण लिखने वाले को टिप्पण लिखते समय कभी पढ़ने वाले को कठिनाई न हो, इसलिए उसने ये जो जानकारी टिप्पण लिखते समय ली है वो किस फाइल से ली है, किस संचयिका से ली है, उसका क्रम डालना, उसकी संख्या डालना या उसका टाइटल डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हवाले से पत्रों को उत्तर दिए जाते हैं, क्योंकि आपके पास वो प्रमाण होता है कि इस विषय पर इससे पहले इस संदर्भ में ये व्यवहार हो चुका है, तो झट से समझ में आता है कि फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 में क्या है, फाइल नंबर 3 में क्या है, वगैरह वगैरह, और उसके आधार पर ये आप लिख सकते हैं। अंत में एक बात ध्यान रखिए कि टिप्पणीकार जो है या टिप्पण लिखने वाला जो व्यक्ति है, उसे एक कर्मचारी की भूमिका अदा करनी है। एक कर्मचारी, उस काम का निपटारा करने वाला एक कर्मचारी, उस कर्मचारी के रूप में अपनी भूमिका अदा करनी है, न कि उपदेशक या गुरु के रूप में। ऐसा ही होना चाहिए, ये करने पर ये हो नहीं, ये किया जाना चाहिए। आप उसमें परामर्श दें अवश्य, उसमें सलाह अवश्य, लेकिन गुरु जैसा आदेश या उपदेशक जैसा अनुदेश न करें। तो ये बहुत जरूरी होता है कि टिप्पणी के लिए क्या क्या आवश्यक बातें होती है। अगर हम थोड़ा सा और इसमें विस्तार में जाकर के देखें तो टिप्पण के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, लगभग 6 प्रकार के टिप्पण होते हैं। इन टिप्पणों में देखा जाए तो पहला प्रकार आता है सूक्ष्म टिप्पण, मतलब जिसमें बहुत कम शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरे वे होते हैं संक्षिप्त टिप्पण, थोड़े बड़े, सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे, संक्षिप्त उससे बड़े। संपूर्ण टिप्पण तीसरा प्रकार है, जो बहुत बड़ा प्रकार होता है। फिर उसके बाद विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण, पांचवा नित्य क्रमिक टिप्पण, और छठा होता है अनौपचारिक टिप्पण। औपचारिकता, मैं बार बार ये कहता हूं आपसे कि कार्यालयीन भाषा में हमेशा औपचारिकता होनी चाहिए, परंतु यह औपचारिकता कभी कभी, मतलब अगर किसी व्यक्तिगत संबंध में कोई अर्ध सरकारी, विशेष करके अर्ध सरकारी पत्र हो, तो उसमें अनौपचारिकता अपने आप आ जानी चाहिए, आ सकती है। तो देखिए कि टिप्पण के जो प्रकार होते हैं उसमें अत्यंत सूक्ष्म टिप्पण, संक्षिप्त टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, विभागीय या अनुभागीय टिप्पण, उसके उपरांत नित्य क्रमिक टिप्पण और अंतिम अनौपचारिक टिप्पण। इस प्रकार से 6 उसके प्रकार हो जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखें, सूक्ष्म टिप्पण, संक्षिप्त टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, विभागीय अथवा अनुभागीय टिप्पण, नित्य क्रमिक टिप्पण और छठी अनौपचारिक टिप्पण। अब आप कहेंगे कि जहां सभी और कार्यालय में औपचारिक औपचारिक की बातें कर रहे हैं, ये अनौपचारिक कैसे आ गया? ध्यान रहे, अगर कोई कर्मचारी कोई गलती कर देता है, अगर किसी कर्मचारी के द्वारा किसी नियम का हनन हो जाता है, तो उसमें उसे नौकरी से निकाला भी जा सकता है। ऐसे समय में तो उसे एक हिदायत देने के लिए अनौपचारिक रीति से अपने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके उसे समझाने का प्रयास पहले करना चाहिए, और फिर उसे नौकरी से निकालना, ये अलग की प्रक्रिया हो सकती है। ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, आप ये समझें। हालांकि कार्यालयीन कामकाजों में हमेशा औपचारिकता का ही प्रयोग होता है, लेकिन कभी अगर व्यक्तिगत लाभ हानि के संबंधित कोई निर्णय लेने की बात हो तो उसमें अनौपचारिक बातें भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम टिप्पण के प्रकार देख चुके हैं। अब रहे हुए 10-12 मिनटों में हम आगे
टिप्पण की विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे। टिप्पण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, जब भी कोई कार्यालयीन लेखन करते समय किसी प्रारूप का निपटारा करने के लिए, उस पत्र का उत्तर देने के लिए अलग अलग जो टिप्पण लिखे जाते हैं, उन टिप्पणों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातों को जिसमें समाविष्ट किया जाता है हम विशेषता कहते हैं। तो पहली विशेषता है समस्या का समाधान प्रस्तुत करना। देखिए, कोई भी पत्र आपको किसी न किसी इशू से संबंधित होंगे, किसी ने कोई प्रश्न होगा, उसमें कोई सवाल होगा, कोई समस्या होगी, उस समस्या का समाधान, उस समस्या का हल प्रस्तुत करना, ये पहली उसकी विशेषता होती है। न कि उस समस्या को और अधिक जटिल बनाना। उस समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी है। टिप्पणीकार को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वह जिस पत्रादि के प्रत्युत्तर में टिप्पणी लिख रहा है, वह वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान और निराकरण आवश्यक है। निराकरण होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए उस समस्या का। इसलिए टिप्पणी लिखते समय या टिप्पण लिखते समय समाधान के निमित्त हल सुझाना अत्यंत आवश्यक है। मतलब समझिए थोड़ी देर के लिए कि हमारे महाविद्यालय में कुछ छात्रों ने परीक्षा दी। कुछ ऑनलाइन परीक्षा देते समय समझिए किसी छात्र का अंकेक्षण करते समय उसके अंक नहीं आ रहे हैं। अब ये समस्या है। अब वो छात्र हमारी ओर आएगा, सर मुझे तो मार्क्स में मिला ही नहीं, मेरे मार्क्स समझ में नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, पीआरएन नंबर डालने में गलती हुई होगी, या फिर फेस रीडिंग में कोई गलती आई होगी अगर ऑनलाइन है तो। ऑफलाइन में तो इतनी गलतियां होती कि मत पूछिए। छात्र अपने हस्ताक्षर जहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने चाहिए, वहाँ छात्र अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, पढ़ते नहीं, कुछ नहीं। अपना पीआरएन नंबर या अपना सीट नंबर डालते समय बहुत सी गलतियां होती हैं, खड़ाखड़ हो जाती हैं बहुत बार। तो ऐसे कुछ ना कुछ समस्याओं के कारण एक बड़ी समस्या रूप धारण कर लेती है, और बड़ी समस्या का जब रूप धारण कर लेती है तो उस समस्या का समाधान होना भी अत्यंत जरूरी होता है। और ये समाधान कैसे करें, इसलिए ध्यान रहे कि हमारा मूल उद्देश्य टिप्पण लेखन का या टिप्पणी लेखन का है कि जिस समस्या पर पत्र आया है या जिस जानकारी को प्राप्त करने के लिए पत्र आया है, उस जानकारी को सही सही अर्थ में देना, यह उस समस्या का समाधान है। दूसरा यह वैशिष्ट्य है टिप्पण लेखन का, या दूसरी विशेषता यह है कि वैचारिक धरातल पर पूर्वापार क्रम से युक्त होनी चाहिए। मतलब हो सकता है एक ही विषय पर एक ही कार्यालय से आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनेक पत्र आए हों, तो उसका पूर्वापार संबंध जुड़ना चाहिए। समझिए, पहले पत्र के उत्तर में आप उनके समस्या का पूरा समाधान नहीं कर पाए, इसलिए वो दूसरा पत्र भेजेगा। फिर आप उसकी समस्या का समाधान करेंगे, उसमें भी उसका समाधान नहीं होगा तो तीसरा पत्र, चौथा पत्र। ये पूर्वापार संबंध समझ में आना चाहिए। पूर्व अपर, अपर मतलब अब का, पूर्व मतलब पहले का। ध्यान रहे, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि मजे मजे में बात कह देते हैं कि अगर आपने अच्छा अध्ययन किया तो आप उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहाँ पूर्व क्या है? पूर्व आपकी मेहनत है, और अपर उसका फल है कि परीक्षा में अच्छे अंक आ जाए। तो ये पूर्वापर क्रम को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब इसी विषय पर पहले क्या क्या पत्र व्यवहार हो चुका है, उसके संदर्भ क्या है, और उसके संदर्भों के अनुसार आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें आती हैं, और वो वैचारिक धरातल पर होना चाहिए, भावुक धरातल पर नहीं। मतलब हो सकता है ऐसा भावुक दृष्टि से कि जिस कार्यालय से वह पत्र आया हो, उस कार्यालय से पहले आपका कुछ झगड़ा हो चुका और भावनात्मक ढंग से अपने कहा कि मैं इसको पत्र का उत्तर ही नहीं दूंगा। ये गलत है। वैचारिक धरातल पर पूर्वापार क्रम से उसे संबंधित युक्त करें। एक अच्छे टिप्पण की यह खूबी होती है कि उसमें विचारों के पूर्वापार क्रम पर ध्यान दें। पहले क्या हुआ था, बाद में क्या है। मतलब जिसे हम आजकल के एक बहुत शब्द लोकप्रिय हो रहा है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस।
पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो ये क्रम जुड़ना बहुत चाहिए। हो सकता है कि इसी विषय पर अनेक बार पहले पत्र व्यवहार हो चुका हो और अनेक बार पत्र व्यवहार होने पर अनेक बार उसके उत्तर देने के उपरांत भी कुछ न कुछ छूट रहा हो, कुछ न कुछ गलत हो रहा हो। तो ऐसे में उसको क्रम के अनुसार अगर आप उन पत्रों को लगाएंगे, उन पत्रों के विषयों को लगा देंगे, दिनांक के अनुसार, महीनों के अनुसार, वर्ष के अनुसार, तो बराबर आपकी सारी समस्याओं का यहाँ हल हो जाएगा और वैचारिक धरातल पर यह पूर्वापार संबंध जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इसमें व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होने चाहिए। देखिए, ये कार्यालय है, ये कार्यालय है, इन दो कार्यालयों में जो कामकाज हो रहा है उसमें ये सारे काम कोई व्यक्ति ही करते हैं, लेकिन वो एक सिस्टम का हिस्सा बन करके आते हैं, वो एक व्यवस्था का हिस्सा बन करके आते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति एक व्यक्तिगत रूप में उसका उत्तर नहीं देगा। तो क्या होगा कि उसमें कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं हो, किसी एक व्यक्ति ने ऐसा किया नहीं, इस व्यक्ति की वजह से मैं पत्र का उत्तर नहीं दे पाया, इस प्रकार का आक्षेप नहीं। वो अलग से बातें होती हैं जिनको कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय रूप में रखा जाता है कि इस व्यक्ति ने ये काम किया, ये नहीं किया, ये हुआ, वो हुआ। उसको सार्वजनिक करने में कोई मतलब कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो देखिए कि टिप्पणी लिखते समय टिप्पणीकार को, टिप्पणकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कार्यालय के किसी वरिष्ठ अथवा किसी कनिष्ठ अधिकारी अथवा कर्मचारी पर व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब होता क्या है, देखिए कि हम सब एकत्र मिलकर के जब काम करते हैं तो कुछ आपस में वैचारिक टकराहट हो जाना सहज है, कुछ मतभेद हो जाना सहज है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस व्यक्ति के साथ मतभेद होते हुए भी उनको साथ में काम करना पड़ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आपस में झगड़ा करें। आप अपने विचारों को अलग व्यासपीठ पर रख सकते हैं, अनौपचारिक माध्यम से बात करते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र लिखते समय, टिप्पणियां लिखते समय किसी भी व्यक्ति का कहीं भी आक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर अगली बात है, चौथी विशेषता है, संयत भाषा का प्रयोग करें। संयत मतलब संयम से युक्त, कहीं भी गाली गलौच न हो, कहीं भी हुड़दंगबाजी न हो, कहीं भी किसी को बुरा भला कहना न हो, कभी भी भाषा में जो संवैधानिक भाषा हम कहते हैं या फिर संसदीय भाषा कहते हैं, उस भाषा का कहीं भी सीमा भंग न हो, मर्यादा भंग न हो। टिप्पणी की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके किसी प्रकार की कटुता निर्माण न हो, किसी प्रकार के व्यंग्य का आभास न हो। यानी ध्यान रखिए कि लाख आपके शत्रु आपके साथ रह रहे हैं, लेकिन आपको आपके संयम को बिना छोड़े अपनी बात को मनवाने आना चाहिए। ये कार्यालयीन कर्मचारियों की सबसे बड़ी बात है कि वह इस प्रकार के गुणों का अर्जित करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जबान पर, हम अपने लेखन पर किसी अन्य व्यक्ति की निंदा सूचक शब्द न आए। कहीं भी किसी को बोलते समय ही छोड़ दीजिए, लिखते समय कहीं भी ठीक है, बोलते समय एक आध शब्द निकल जाएगा तो भुलाया जा सकता है, लेकिन लिखित रूप में अगर कुछ किसी के प्रति कह दिया तो वो जिंदगी भर रहेगा। इसलिए संयत भाषा का प्रयोग हो, कहीं भी कटुता या व्यंग्य न आ पाए, उसका आभास तक न हो। पांचवी बात है, पुनरुक्ति का अभाव। एक ही बात को बार 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 कहने से कार्यालयीन कामकाज में केवल स्याही का अनुपयोग होगा या फिर गलत उपयोग होगा। उससे ज्यादा एक बात कह दी, एक बात लिख दी, उसमें बार बार पुनरावर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, बार बार उन्हीं बातों को लिखना आवश्यक नहीं है। टिप्पणी में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। इससे टिप्पणीकार के बौद्धिक विकास, विषय की पकड़ एवं भाषाधिकार की कमी झलकती है। मतलब
एक ही बात को पुनः पुनः अगर हम कहते हैं तो पता चलता है कि लिखने वाला व्यक्ति जो है, टिप्पणीकार जो है, उसका बौद्धिक विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ है। ये भी कहा जा सकता है कि जिस विषय पर यह लेखन कर रहा है उस विषय पर उसकी पकड़ नहीं है, उस विषय के बारे में वह ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, इसलिए बार बार वही रिपीटेशन होता है। देखिए, बहुत बार बहुत बड़े बड़े व्याख्यान जो होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के व्याख्यान होते हैं, बड़े बड़े धार्मिक नेताओं के व्याख्यान होते हैं, या बड़े बड़े सामाजिक नेताओं के व्याख्यान होते हैं। आप में या फिर कुछ अध्यापक भी ऐसे होते हैं, मैं सबके अध्यापक वर्ग की क्षमा मांगते हुए कहता हूँ कि एक ही शब्द को बार बार वो उच्चारित करते हैं, जैसे उनका पालू पद हो। कुछ लोग एक अंदर कहते रहते हैं, त्या ठिकाणी कहते रहते हैं, वो जो है कि नहीं कहते रहते हैं। तो ये जो बोलने में थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन लेखन में इन्हीं बातों का बार बार पुनरावर्तन करना, बार बार उन्हीं बातों को देखना, ये गलत ही नहीं है, नियम के विरुद्ध भी है और पनिशेबल है, दंडनीय है। इसलिए इसको जहाँ तक हो सके पुनरुक्ति न होने दें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर आपका भाषा पर अधिकार है, आपने एक बार एक वाक्य लिख दिया तो बाद में उस वाक्य को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, साहित्य में, कहानियों में, उपन्यासों में, गीतों में ये बहुत बड़ा गुण माना जाता है, लेकिन यहाँ ये दोष है पुनरुक्ति करना। यानी अगर पुनरुक्ति हो रही है तो समझ लेना कि टिप्पणीकार का बौद्धिक स्तर कम हो चुका है, वो विषय को भलीभांति नहीं जानता है और भाषा पर भी उसका अधिकार नहीं है। छठी विशेषता यह है। हेलो, ठीक है, हमारा समय समाप्त होता आया है। केवल ठीक है, हम उर्वरित भाग कर लेंगे। ठीक है, समय समाप्त हो गया है। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछे, मैं उसका उत्तर दे दूंगा।